नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के केवड़िया में आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का शुभारंभ करेंगे। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह अन्य कर्मचारियों को भी एलटीसी नकद वाउचर योजना में आयकर छूट देने का फैसला किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया में कोविड महामारी के बाद आपूर्ति श्रृंखला में विविधता और मजबूती पर बल दिया। पाकिस्तान के मंत्री ने पुलवामा आतंकी हमले में अपने देश की भूमिका स्वीकार की। अमरीकी अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में रिकॉर्ड 33% की वृद्धि। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन करेंगे। वे कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के अवसर पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। श्री मोदी आज गांधीनगर में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे में कई अन्य परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उनकी जन्म जयंती के अवसर पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। वे राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और गुजरात पुलिस द्वारा आयोजित एकता दिवस परेड में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री केवड़िया से अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट के बीच देश की प्रथम सी प्लेन सेवा का भी शुभारंभ करेंगे। अपने 2 दिन के दौरे में प्रधानमंत्री अनेक विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे, जिसमें सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क, एकता मॉल और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और श्रेष्ठ भारत भवन के बीच बोट सेवा का शुभारंभ शामिल है। वे बाल पोषण उद्यान और यूनिटी ग्लो गार्डन का भी उद्घाटन करेंगे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह अन्य कर्मचारियों को भी अवकाश यात्रा रियायत एलटीसी नकद वाउचर योजना में आयकर छूट देने का फैसला किया है। सरकार ने उपभोक्ता व्यय में तेजी लाने के लिए ये कदम उठाया है। इन कर्मचारियों में राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और निजी क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं। सरकार के इस कदम से गैर सरकारी कर्मचारी भी अपने नियोक्ताओं से कर मुक्त नकद राशि ले पाएंगे, लेकिन इसके लिए उनके कार्य संविदा में सरकारी क्षेत्र की तरह एलटीसी योजना शामिल होनी चाहिए। वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी डिजिटल माध्यम से जीएसटी पंजीकृत विक्रेताओं से ही करनी होगी। कर्मचारियों को इससे संबंधित भुगतान 12 अक्टूबर 2020 से अगले वर्ष 31 मार्च तक करना होगा। आईसीएआई के पूर्व अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया, सरकार ने एक कंजम्पशन को प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि फेस्टिवल टाइम है, उसमें अमेंड किया है। अगर वो एम्प्लॉय ट्रेवल की जगह कोई ऐसी जगह पे खर्चा करता है 3 गुना जितना उसको ट्रेवल पे खर्चा करना था, और ऐसी चीजों पे जिसपे जीएसटी 12% या उससे ज्यादा लगता है, उसकी वो डिजिटल पेमेंट करता है और उसके प्रूफ देता है, तो उसको उसकी एग्जेम्पशन मिलेगी सेक्शन 10(5) के अंदर। तो ये जो सारा काम किया है वो एक डिमांड को प्रोत्साहन करने के लिए किया है, जो एक अच्छा प्रावधान सरकार ने किया है। क्योंकि इस समय जो एक ऑर्डिनरी कंज्यूमर की प्रवृत्ति बन गई है कि कोरोना को देखते हुए कि मैं खर्चा ना करूं और उसको सेविंग करूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की व्यवस्था के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के लिए एथेनॉल खरीद प्रणाली को मंजूरी दे दी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पहले देश भर में एथेनॉल का एक ही दाम हुआ करता था, लेकिन अब इसके अलग अलग दाम होंगे। शीरे से बने एथेनॉल के नए दाम 62 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर होंगे।
पहले एक ही रेट होता था इथेनॉल को, लेकिन इथेनॉल चूंकि अलग अलग मोलासिस से बनता है या शुगर से भी बनता है, इसलिए जिस प्रक्रिया से बने हैं उसके आधार पर कीमत देने का काम मोदी सरकार ने शुरू किया और दाम भी बढ़ा दिए। इन दोनों का परिणाम ये हुआ कि 2014 में जहां केवल 38 करोड़ लीटर इथेनॉल ऑयल कंपनियों के पास आता था, पिछले साल 195 करोड़ लीटर आया है, यानी लगभग 5.5 गुना ज्यादा। मंत्रिमंडल ने पैकेजिंग में जूट के बोरों के अनिवार्य रूप से इस्तेमाल के नियमों के विस्तार को भी मंजूरी दी। इस बारे में श्री जावड़ेकर ने बताया कि अनाज की 100% पैकेजिंग जूट के बोरों में करनी होगी, जबकि चीनी के मामले में 20% को ही जूट के बोरों में पैक करना अनिवार्य होगा। जूट पैकेजिंग में भी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। पिछले कुछ सालों से जूट के उत्पादन पर उल्टा परिणाम हुआ था। अब इस निर्णय के बाद पक्का यकीन हो गया कि जूट का मांग बढ़ता रहेगा हमेशा। खाद्यान्न का पैकेजिंग जूट के ही होगा और शक्कर का पैकेजिंग 20% जूट का होगा। ये भी एक निर्णय किसान और मजदूर के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंत्रिमंडल के एक अन्य फैसले के बारे में बताया कि आर्थिक मामलों की समिति ने बाहरी सहायता से बने बांधों के पुनर्वास और सुधार की परियोजनाओं के दूसरे और तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक सुरक्षा और संचालन संबंधी सुधार के लिए चुने हुए बांधों को धन उपलब्ध कराएंगे। जिन 3 विषयों के बारे में निर्णय हुआ उसमें से एक विषय बांधों की सुरक्षा और बांधों के ऑपरेशन मेंटेनेंस को लेकर के एक योजना, जिसको डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फेज 2 और 3 मंजूरी दी गई है। 10 साल की यह परियोजना 2 चरण में होगी, जिसकी अनुमानित लागत 10,211 करोड़ रुपए होगी। दोनों ही योजनाएं 4-4 साल की हैं, लेकिन 2-2 साल का ओवरलैपिंग पीरियड इन दोनों योजनाओं में रहेगा। सरकार ने प्याज के बीज के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। इससे पहले प्याज के बीजों का निर्यात नियंत्रित वस्तु की श्रेणी में शामिल था। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसके बीज के निर्यात पर रोक लगाई है। देश में जनवरी से कोविड जांच की सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिससे जांच क्षमता में भी कई गुना वृद्धि हुई है। इस समय देश में प्रतिदिन 15 लाख कोविड नमूनों की जांच की सुविधा है। अब तक 10 करोड़ 65 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 6 सप्ताह के दौरान प्रतिदिन औसतन 11 लाख जांच की गई। देश में संक्रमित होने की दर में मामूली कमी आई है, जिससे इसके फैलाव को प्रभावी रूप से रोका जा सकता है। संक्रमण की दर लगातार गिर रही है। अभी ये 7.54% के आसपास है। पिछले 9 दिनों में 1 करोड़ नमूनों की जांच की गई है। देश में कोविड से ठीक होने की दर लगभग 91% हो गई है। अब तक 73,15,000 से अधिक लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। ठीक होने की दर लगातार बेहतर होने के कारण अब देश में कुल संक्रमित लोगों में से 7.51% यानी 6,03,000 मरीज ही इलाज करा रहे हैं। इस समय संक्रमण की पुष्टि के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 80 लाख को पार कर गई है। देश में कोविड मृत्यु दर 1.5% है, जो विश्व में सबसे कम दरों में शामिल है। गुजरात में कल कोविड के 987 नए मरीजों का पता लगा। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 90% से अधिक हो गई है। गुजरात में संक्रमण के अब तक 1,71,040 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1,54,078 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 1,083 मरीजों को ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 90.08% हो चुकी है। राज्य में अब तक 59,50,000 से अधिक लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। संक्रमण के सबसे अधिक 213 नए मामले कल सूरत में दर्ज हुए। अहमदाबाद में 171 मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 13,254 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 61 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल 4 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 3,708 हो गई है। अहमदाबाद से योगेश पंड्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नईम अख्तर।
तमिलनाडु में कोविड के मामलों में निरंतर कमी आ रही है और इस समय 25,000 से भी कम लोग इस महामारी का उपचार करा रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सी विजय भास्कर ने बताया कि कोविड प्रतिरोधक गतिविधियों के साथ डेंगू की रोकथाम के उपाय भी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आमतौर पर हर वर्ष उत्तर पूर्वी मानसून के आते ही राज्य में डेंगू और चिकनगुनिया के मामले बढ़ने लगते हैं, लेकिन इस वर्ष ये संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 15 गुना कम है। कोविड महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का कार्यक्रम बदलकर जनवरी 2021 में कर दिया गया है। पहले ये समारोह अगले महीने 5 नवंबर से होना था, लेकिन समारोह से जुड़े लोगों और वैश्विक फिल्म समुदाय के सुझाव पर पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे अगले साल जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। वरिष्ठ फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली ने कहा है कि ये समय कोरोना वायरस से स्वयं को सुरक्षित रखते हुए जीवन में आगे बढ़ने का है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए कोविड से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। पहले जब कोरोना आया तो सबको लगा शेर आ गया है और सब हम लोग भाग करके पेड़ों के ऊपर चढ़ गए जान बचाने के लिए। बाद में पता चला कि ये शेर तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे, तो नीचे ही लेटा और दुनिया भी चलनी है, चीजें आगे भी बढ़नी है। तो अब समय है इस कोरोना के इन्फेक्शन से बचते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने। आपको हाथ धोना है, आपको 2 गज की दूरी रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, ये सारी बातें आपको पता है। मेरी इल्तिजा आपसे सिर्फ ये है कि अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अपना ख्याल रखेंगे तो अपने घर वालों को भी आप इस इन्फेक्शन से बचाएंगे और आपका भी काम चलेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। तो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आपके लिए लेकर आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के सहयोग से प्रसारित इस कार्यक्रम में खाली पदों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, दाखिला सूचना और परिणामों के बारे में जानकारी के साथ ही विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। इसे आप रोजाना शाम 4:20 पे FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों और हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। हिंदी में रोजगार समाचारों के लिए सुने हमारा कार्यक्रम परिक्रमा प्रतिदिन शाम 4:30 बजे। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के केवड़िया में आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का शुभारंभ करेंगे। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह अन्य कर्मचारियों को भी LTC नकद वाउचर योजना में आयकर छूट देने का फैसला किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया में कोविड महामारी के बाद आपूर्ति श्रृंखला में विविधता और मजबूती पर बल दिया। पाकिस्तान के मंत्री ने पुलवामा आतंकी हमले में अपने देश की भूमिका स्वीकार की। अमरीकी अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में रिकॉर्ड 33% की वृद्धि। और IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण का चुनाव प्रचार चरम पर है। दूसरे चरण में 3 नवंबर को 17 जिलों में 94 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे और अंतिम चरण में 7 नवंबर को 18 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे।
हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और महागठबंधन दोनों के ही नेता राज्य के विभिन्न भागों में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाजीपुर में एनडीए के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि जिस नक्सलवाद और अराजकता को नीतीश कुमार ने 15 वर्ष पहले समाप्त किया, विपक्ष उसे दोबारा वापस लाना चाहता है। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर की रैली में कहा कि अगली बार सत्ता में आए तो हर खेत की सिंचाई के लिए बिजली की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था की जाएगी। आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार शराबबंदी के नाम पर बिहारियों को तस्कर बना रहे हैं। वाम दलों के नेता सीताराम येचुरी, डी राजा और कविता कृष्णन ने कहा कि बिहार में सरकार बदलनी तय है। इस बदलाव में वाम दलों की भूमिका अहम होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का प्रचार तेज हो गया है। वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक चुनाव रैलियां कर रहे हैं। इन सभी सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट और कांतिलाल भूरिया अपने उम्मीदवारों के लिए रैलियां कर रहे हैं। उधर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मोहित बुंदस ने बताया कि प्रदेश के 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में अभी तक 19 करोड़ रुपए से अधिक की शराब, वाहन, नकदी एवं अन्य सामग्री बरामद की गई है। वहीं इन 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 348 संवेदनशील क्षेत्र भी चिन्हित किए गए हैं। इनमें सबसे अधिक 159 मुरैना में, 81 ग्वालियर में और 40 भिंड जिले में है। वहीं खंडवा एवं राजगढ़ ऐसे जिले हैं जहां एक भी संवेदनशील क्षेत्र नहीं है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र के विद्यालय शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी स्कूलों के अध्यापकों और गैर अध्यापन कर्मियों के लिए 50% उपस्थिति का सरकारी संकल्प जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये आदेश इसलिए दिया गया है ताकि अध्यापक और अन्य कर्मचारी ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण या फोन के जरिए काउंसलिंग से जुड़े कार्य पूरा कर सकें। कोविड-19 से संबंधित मानक संचालक प्रक्रियाओं के अनुसार शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षण या अन्य शैक्षणिक व्यवसाय से संबंधित कार्य के लिए स्कूल में बुलाया जा सकता है। स्कूलों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे अपने परिसर की सफाई करें और नियमित रूप से तापमान की जांच करें। शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे सुरक्षा के दिशा निर्देशों का पालन करें, जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना आदि। साथ ही स्कूलों को निर्देश देते हुए शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि शिक्षक अगर बीमार महसूस कर रहे हो तो उनको घर से ही कामकाज संभालने की व्यवस्था हो। वहीं छात्रों के लिए अभी भी कक्षाएं फिर से शुरू नहीं होंगी, यह भी शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने कहा है कि दीपावली के त्योहार के दौरान यात्रियों की अधिक संख्या को ध्यान में रखकर महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें प्रतिदिन 1000 अतिरिक्त फेरे लगाएंगी। उन्होंने कहा कि ये विशेष सेवा 11 नवंबर से 22 नवंबर के बीच उपलब्ध होगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के वाईकेपोरा क्षेत्र में कल शाम आतंकवादियों ने भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या कर दी। इन कार्यकर्ताओं की पहचान कुलगाम जिला युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन इट्टू, उमर हज्जाम और उमर राशिद बेग के रूप में हुई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इन राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा और दोषियों से सख्ती से निपटा जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि कोरोना महामारी ने भू राजनीति के आर्थिक परिणामों और सत्ता के केंद्रीकरण के प्रयासों से जुड़े जोखिम को सामने ला दिया है। पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित संगठन IFRI के संबोधन में कोविड के बाद विश्व में भारत की विदेश नीति पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि महामारी ने आपूर्ति श्रृंखला में विविधता और मजबूती के महत्व को भी रेखांकित किया है।
उन्होंने कहा कि दुनिया को अब और अधिक भरोसेमंद और योग्य आपूर्तिकर्ताओं की आवश्यकता है और भारत इन दोनों विशेषताओं से युक्त है। महामारी के दौरान भी भारत ने बढ़ती वैश्विक मांगों को पूरा करने के लिए खासतौर पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और पैरासेटामोल का उत्पादन बढ़ाया। भारत ने 150 देशों को दवाओं की आपूर्ति की। भारत मैक्सिको संयुक्त आयोग की कल 8वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और मैक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेलो एबार्द ने की। द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करते हुए दोनों पक्षों ने हाल के वर्षों में भारत और मैक्सिको के द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों में हुई प्रगति की सराहना की। दोनों पक्षों ने सहमति जताई कि वे भारत और मैक्सिको की विशेष साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में काम करेंगे। दोनों देश व्यापार तथा वाणिज्य, कृषि, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संबंधों में नई गति देने पर सहमत हुए। कोविड-19 महामारी के बावजूद भारत का अन्य देशों से निरंतर संपर्क बनाए रखने के कदम के तौर पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला 4 नवंबर तक फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के दौरे पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि विदेश सचिव श्रृंगला यात्रा कर रहे देशों के विदेश सचिवों और प्रमुख वार्ताकारों के साथ बैठक करेंगे। बातचीत के एजेंडे में कोविड-19 के टीके पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रमुखता से शामिल है। अन्य मुद्दों में बहुपक्षीय संगठनों और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग चर्चा में शामिल रहेंगे। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने जम्मू कश्मीर में पुलवामा आतंकी हमले में अपने देश की भूमिका स्वीकार की है। उन्होंने पाकिस्तान की संसद को बताया कि 2019 में पुलवामा आतंकी हमला इमरान खान सरकार की एक बड़ी सफलता थी। पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। पहली बार पाकिस्तान के किसी मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है जिसे भारत हमेशा कहता रहा है कि पाकिस्तान प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भारत पर हमला करने वाले आतंकी गुटों को बढ़ावा देता है और उनका समर्थन करता है। पुलवामा हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविरों पर बमबारी की थी। पाकिस्तान स्थित इस आतंकी गुट ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। विदेश मंत्रालय की कल साप्ताहिक मीडिया बैठक के दौरान प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने एक बार फिर पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा कि वो भारत के खिलाफ आतंकवाद पर रोक लगाने में नाकाम रहा है। अमेरिका एक तरफ जहां कोविड महामारी से जूझ रहा है, वहीं इस वर्ष जुलाई से सितंबर की तीसरी तिमाही में उसकी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक तेजी आई है। इस तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक 33.1% की वृद्धि दर्ज हुई। इस खबर से अमेरिका के शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल आया। तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था बढ़ने के प्रमुख कारणों में उपभोग की वस्तुओं में तेजी आना, व्यापार गतिविधियां बढ़ना और आवास क्षेत्र में निवेश तथा निर्यात में वृद्धि होना शामिल है। राष्ट्र कल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मनाएगा। ये दिन देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्रम में आकाशवाणी समाचार आपके लिए अपने अभिलेखागार से लौह पुरुष के भाषण के चुनिंदा अंश प्रस्तुत कर रहा है। हमारा एक कर्तव्य है कि जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, जिस नगर में हम रहते हैं, हम एक खुदा की औलाद है, एक ईश्वर की प्रजा है। हम सब एक माँ बाप के फर्जंद है। इस प्रकार हम रहना चाहिए। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से कल रात 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम में राष्ट्रीय एकता के शिल्पी शीर्षक से सरदार पटेल के जीवन पर एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसे FM गोल्ड चैनल और अन्य मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न भागों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है।
अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया और दुनिया को मानवता के पथ पर चलने की राह दिखाई। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद समानता और सद्भाव पर आधारित समाज बनाना चाहते थे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने मानव समुदाय को करुणा और विश्व बंधुत्व का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि मिलाद-उन-नबी परिवार और मित्रों के मिलने और प्रार्थना करने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलाद-उन-नबी के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि ये दिन सारी दुनिया में करुणा और भाईचारे को बढ़ावा देगा। आईपीएल क्रिकेट में दुबई में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने 5 विकेट पर 172 रन बनाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 विकेट खोकर 173 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। टूर्नामेंट में आज अबुधाबी में किंग्स 11 पंजाब का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धुंध छाई रहेगी। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुंबई में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में हल्की बारिश हो सकती है। तापमान 24 और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। श्रीनगर में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 12 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गिलगित में तापमान 4 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस तक जाने के आसार हैं। समाचार कक्ष से अरुण होरा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा। धन्यवाद विमलेंदु। फ्रांस में गिरजाघर में आतंकी हमला अखबारों की बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, आतंकवादी ने चर्च में बुजुर्ग महिला समेत 2 लोगों के सिर कलम किए। घटना में 3 लोग मारे गए, कई घायल। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संसद की कार्यवाही स्थगित कर आपात बैठक बुलाई। पुलवामा हमले पर पाकिस्तान के कबूलनामे को अखबारों ने तरजीह दी है। हिन्दुस्तान लिखता है, पाकिस्तान के मंत्री का दावा, हमने पुलवामा हमला कराया। विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने के मामले पर जनसत्ता ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गुट के नेता अयाज सादिक के हवाले से लिखा है, भारत के हमले के डर से पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष बाजवा समेत सभी के कांप रहे थे पैर और माथे पर थी पसीने की बूंदें। अमर उजाला की बड़ी खबर है, प्रदूषण फैलाने पर 5 साल तक की जेल, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, आयोग करेगा निगरानी, अध्यादेश के जरिए कानून तत्काल लागू, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण भंग। दैनिक जागरण की खबर है, चंदे का आतंक के लिए इस्तेमाल करने वाले स्वयंसेवी संगठनों पर कार्रवाई। कश्मीर से दिल्ली तक 9 जगह राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की छापेमारी। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष जफर के मकान पर भी छापा। दैनिक भास्कर की खबर है, दिल्ली में दूसरे दिन भी सामने आए कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले। 5,700 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि। फ्रांस और जर्मनी में फिर लॉकडाउन, पहले दौर की लापरवाही का नतीजा भुगत रहे यूरोपीय देश। दैनिक जागरण लिखता है, 6 महीने बाद बिजली और स्टील के उत्पादन में बढ़ोतरी। कोल सेक्टर का उत्पादन कोरोना के दौर से पहले की स्थिति के आसपास पहुंचा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के केवड़िया में आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का शुभारंभ करेंगे। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह अन्य कर्मचारियों को भी एलटीसी नकद वाउचर योजना में आयकर छूट देने का फैसला किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया में कोविड महामारी के बाद आपूर्ति श्रृंखला में विविधता और मजबूती पर बल दिया। पाकिस्तान के मंत्री ने पुलवामा आतंकी हमले में अपने देश की भूमिका स्वीकार की। और अमरीकी अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में रिकॉर्ड 33% की वृद्धि। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।